क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल, बहुत इजी आया था, है ना। थोड़ा सा भी अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम लोगों से पेपर बन गया होगा। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इनमें से सभी से बन गया होगा आई थिंक। सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड टुगेदर एज वन यूनिट क्या कहलाता है, बताओ। एनकैप्सुलेशन। बिल्कुल करेक्ट। सत्यम, इंकैप्सुलेशन ही है ना। ओके, नेक्स्ट चूज द ऑड वन। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब इनमें से ऑड कौन सा है। तो देखो, डबल, इंट, कैर और स्ट्रिंग, तो कौन सा है ऑड। स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग। रीजन क्या है, क्योंकि डबल, इंट, कैर ये तीनों सेम यानी कि प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप है। मतलब ये तो सेम हो गया ना, किस कैटेगरी में आ रहे हैं तीनों के तीनों डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जो एकदम ऑड सा अलग सा है वो है स्ट्रिंग, जो कि किस टाइप का डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज द ऑड वन। ओके, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एन इफ पी इक्वल 5। अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब एन में क्या आ जाएगा अगर पी की वैल्यू 5। तो अब ऐसे एक्सप्रेशन भी हमने कुछ किए थे, तो ये भी बन गया होगा। पहले तो प्री इंक्रीमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है पी की वैल्यू 5 और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 6। 6 माइनस पहले अब आएगा पी की वैल्यू बाद में इंक्रीज होगा सेकेंड वाले में, है ना। 6 माइनस 6 प्लस 6 क्या, 6 6 प्लस 6 कैसे, अगर इसको नहीं समझ आ रहा तो मैं तुमको दिखाता हूँ। मुझे एक बार एक्सप्रेशन बताना, एन इक्वल क्या लिखा हुआ है, एन इक्वल प्लस प्लस पी प्लस पी माइनस पी प्लस प्लस पी प्लस 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 माइनस माइनस पी। माइनस माइनस पी, और पी की वैल्यू क्या है 5। तो अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर आएगी, यहाँ वैल्यू इंक्रीज होके क्या आ जाएगी 6, यानी पी की वैल्यू होगी 6 माइनस लग गया। अब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी पहले जो वैल्यू पी की होगी वो रखी जाएगी, बाद में इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे वैल्यू 6 ही आएगी, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे पी की क्या है 6, और इसके बाद इस जगह पे हमने 6 ही रखा और ये ऑपरेटर प्लस आ गया। इसके बाद जब ये चला तो आगे जाके 6 से हो गया 7, बट यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, सॉरी डिक्रीमेंट है, यानी अब ये 7 पहले डिक्रीज होगा देन वैल्यू आएगी पी की, है ना। तो यहाँ पे डिक्रीज होके वापस 6 आ गया, सही है ना। अब ये जो पूरा कैलकुलेट होगा हो जाएगा 0 प्लस 6 इक्वल 6, आंसर क्या होगा 6। तुम लोगों ने क्या लगाया है, सर मेरा 6 ही है। 6 है। ठीक है, तो सत्यम तुमने इसमें क्या लगाया था, तो मैंने पेपर ही नहीं दिया इसको। अरे क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर 6 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग हमने पढ़ा था ना, इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट में क्या होता है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग में हम छोटे साइज के डेटा टाइप को बड़े साइज के डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे वैलिड इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हमें देखना है कौन सा है। तो वैलिड इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग क्या बी नंबर करेक्ट है, फिर यहाँ कन्वर्जन नहीं हो रहा, ठीक है। इंट वाई क्या होगा ज्योति, यस सर, इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, मैं सी नंबर लिख के आई हूँ। कौन सा सी नंबर, नहीं वो तो साफ दिख रहा है ना कि वहां पे वो क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिट कर रहा है ना, क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिट। तो वो तो गलत ही है कि y इक्वल ब्रैकेट के अंदर इंट 4.5 वो एक्सप्लिसिट है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैलिड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, क्या पूछा जा रहा है,
तो सर कौन सा होगा फिर? आई थिंक इसका ए नंबर होना चाहिए जहां तक है। 1 सेकेंड। ए नहीं होगा। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं, ये सर से पूछा नहीं तुमने? सर करेक्ट ही लगता, करेक्ट ही है। करेक्ट है तो फिर यस सर। हम्म, इसमें इम्प्लिसिट कास्टिंग या फिर बी नंबर ही होगा। बी नंबर, लेकिन कन्वर्जन कहाँ हो रहा है उसमें? लिटरल और इंटीजर लिटरल यूज हुआ है और डबल लिटरल। ये भी कैलकुलेट होगा तो डबल ही होगा ना, ओवरऑल वैल्यू आएगी डबल। सर कल पूछ कर आऊंगी ये वाला। या फिर एक्सप्लिसिट शायद पूछ रहा है, या फिर यहाँ पे फ्लोट y इक्वल डी। अब डी कैसा वेरिएबल है? या फिर क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पे इम्प्लिसिट की जगह एक्सप्लिसिट होना चाहिए। व्हाट इज विच वन इज द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, देन सी नंबर इसका करेक्ट हो जाता, क्योंकि वो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इम्प्लिसिट में यहाँ पे कुछ ऐसा इम्प्लिसिट वाला दिख नहीं रहा। अगर ये डी नंबर में फ्लोट y इक्वल डी का वेरिएबल का डेटा टाइप पता रहता तब भी बता सकते थे। एक बार इसको क्लियर करना कि क्वेश्चन में इम्प्लिसिट ही है या एक्सप्लिसिट, ठीक है? और अगर इम्प्लिसिट भी है तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो फिर बी नंबर ही करेक्ट होगा। डबल y इक्वल 2.2 मल्टीप्लाई बाई 4.6, ठीक है ना? वैसे तो यहाँ पे इम्प्लिसिट की जगह एक्सप्लिसिट होना चाहिए। पता करना कल, ठीक है? यस सर। द टर्मिनेटिंग वैल्यू ऑफ द कंट्रोल इन द फॉलोइंग लूप इज व्हाट? समझ रहे हो क्या बोल रहा है? कि जब ये लूप खत्म होगा, टर्मिनेट होगा, तो उस टाइम पे फाइनल लास्ट में टर्मिनेट होने के बाद y की वैल्यू क्या होगी? बताओ। सर मैं 6 लेके आई हूँ। गलत है। सत्यम यस सर। क्या होगा? जब लूप ये टर्मिनेट होगा उस टाइम पे y की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। 1 होगी। 8 नहीं, 8 नहीं होगी। 8 तब होती जब यहाँ पे कंडीशन में इक्वल भी लगा होगा। कंडीशन लिखा है y लेस देन है 7 से, तब तक ये चले। अब जब y की वैल्यू 7 हो जाएगी इंक्रीज होके, और फिर कंडीशन चेक किया जाएगा क्या 7 लेस देन है 7 के, तो उस केस में होगी कंडीशन फॉल्स। क्यों? क्योंकि 7 लेस देन नहीं है 7 के, और कंडीशन फॉल्स मतलब लूप टर्मिनेट। टर्मिनेटिंग टाइम पे यहाँ पे y की वैल्यू क्या होने वाली है? 7। समझ आया ज्योति? यस सर। द स्टोरेज ऑफ द कैर डेटा टाइप इज। अब कैर डेटा टाइप कितना साइज लेता है बताओ? डेटा 2 टाइप बाइट। हाँ 2 बाइट। 2 बाइट, करेक्ट, ठीक है। देन अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप।
तो ये डिफरेंस तुम लोग को अच्छे से आना चाहिए। मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था और अभी भी ये चल ही रहा है ना। क्या होता है डिफरेंस लिख के आए हो? क्या होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, बताओ। सर मैं लिख के आई हूँ। तो क्या लिख के आए हो? तो मुझे हिंदी में ही समझा दो ना, जो तुम्हें समझ आया है कि एंट्री कंट्रोल लूप किसे कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप मुझे समझा दो बस, जो तुम्हें समझ आया बताओ। नहीं बता पा रही? पता है सर, एंट्री कंट्रोल लूप एंटर करने के बाद वो टर्मिनेट। ऐसे देखो, एंट्री कंट्रोल लूप ऐसे लूप जहां पे बॉडी में एंटर करने से पहले टेस्ट कंडीशन चेक की जाती है ना, और कंडीशन अगर ट्रू है तभी अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले बॉडी में एंटर, मतलब कंट्रोल बॉडी में एंटर हो जाता है विदाउट चेकिंग द टेस्ट कंडीशन, एंड ड्यूरिंग द एग्जिटिंग ऑफ द बॉडी कंट्रोल विल चेक द कंडीशन। मतलब एग्जिट करते टाइम लूप में वहां पे कंडीशन चेक की जाती है एग्जिट कंट्रोल लूप में, समझे। और आज हम वही पढ़ने वाले हैं, डू व्हाइल लूप, जो कि एग्जिट कंट्रोल लूप है। समझ आया? यस सर। फिर से वही चीज आ गई, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ ए इक्वल 5। तो ये तो सबसे बन गया होगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी है ये, ए प्लस इक्वल है ना। तो यानी सबसे पहले ए इक्वल ए की वैल्यू 5 प्लस देन फिर ये पूरा एक्सप्रेशन लिखना, समझ रहे हो ना। यस। चलो करके दिखा देता हूँ, मेरे को एक्सप्रेशन बताते जाना, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? ए प्लस इक्वल, बताओ। ए प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए प्लस ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो क्या हो, इसका मतलब क्या है? ए इक्वल ए प्लस और फिर ये पूरा एक्सप्रेशन, ऐसा ही है ना। यस। बोलो। तो यहाँ पे ए प्लस की जगह हम ए की वैल्यू क्या है? 5, तो 5 डायरेक्ट पहले लिखो, अब ये वाला इवेल्युएट करके आगे प्लस में रखो। तो यहाँ पे ये जब चलेगा इस जगह पे हमने यहाँ पे 5 ही रखेंगे, आगे जाएगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होके जाएगा 6 हो गया, और फिर से इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है ना, तो 7 हो जाएगा, आया ना। यस सर। इसके बाद प्री डिक्रीमेंट है तो यहाँ 6 हो जाएगा इस जगह पे, प्लस और यहाँ पे 6 ही रहेगा, बाद में ये डिक्रीज होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ये हमारा हो गया 10 प्लस 13 6 12, ठीक है। 5 5 10, 6 6 12 और प्लस 7, टोटल कितना आएगा? 10 10 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29। आंसर क्या आएगा? यही है। यस सर। तुम्हारा आंसर क्या तुम लिख के आई हो? मेरा भी सर यही आया है। एग्जाम में क्या लिखा है? एग्जाम में एग्जाम में भी यही लिखा है। ठीक है, करेक्ट। देन यहाँ पे रीराइट द गिवन स्टेटमेंट सेगमेंट यूजिंग इफ एल्स। देखो यहाँ पे एक हमने ये चीज भी की हुई थी ना, प्रैक्टिस किए थे इसके कि नहीं किए थे? ये थे सर। टर्नरी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इसको हमें इफ एल्स में कन्वर्ट करना है। तो इफ हम क्या लिखेंगे? लिखा है कि मार्क ग्रेटर देन है और इक्वल है 90 के, तो ग्रेड ए यानी ग्रेड में ए स्टोर करा दो, है ना। सर इसे एक बार लिख के वो करिए। ओके ओके, मेरे को एक्सप्रेशन पूरा बताना, ठीक है। कैर ग्रेड इज इक्वल्स टू मार्क लेस देन इक्वल्स टू 90, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90, ग्रेटर देन इक्वल 90, फिर ए सेमी कॉलम, ए कॉलम मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, सेमी कॉलम, सॉरी क्वेश्चन मार्क, हाँ बी कॉलम फिर सी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। यानी यहाँ पे
नेक्स्ट मतलब टर्नरी एक्सप्रेशन के अंदर एक दूसरा टर्नरी एक्सप्रेशन है, मतलब समझ रहे हो। नेक्स्ट हम एफएल्स में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे भी मल्टीपल एफएल्स लगाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले ये कंडीशन अगर ट्रू है, ठीक है, तो ग्रेड में क्या जाना चाहिए, ए स्टोर हो जाए करेक्टर। तो इतना भी जो समझ आया वो लिख लेते हैं। इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल 90, है ना, तो इस केस में ग्रेड में हम ए स्टोर कर दिए। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो फॉल्स के केस में फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे या तो एल सिर्फ ऐसे लगा दो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन फिर चेक करेगा ना, कॉलन में जाएगा, ये चेक करेगा, है ना। तो यहाँ पे मार्क ग्रेटर देन इक्वल है अगर 80 के, तो इस केस में फिर ग्रेड में क्या स्टोर कर दो, बी। और अगर ये वाला भी फॉल्स है और ये वाला भी, देन ग्रेड में सी जाएगा। यहां पे लिख दो एल्स ग्रेड इक्वल सी, ये करेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कैर कैर लिखना है तो जैसे कैर ग्रेड ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कैर ग्रेड ऐसे डिक्लेयर कर दो और अंदर इसे यूज कर दो। तो ये इस तरह से काम करेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर ग्रेड सॉरी मार्क अगर ग्रेटर देन है या इक्वल है 90 के, तो ग्रेड में ए स्टोर हो जाएगा और आगे का चलेगा ही नहीं। इसमें भी यही हो रहा है टर्नरी एक्सप्रेशन में। बट अगर ये वाली कंडीशन क्या है, गलत है, तो ये वाली चेक करेगा क्या मार्क ग्रेटर देन है, क्या इक्वल है, क्या 80 की, है ना। तो अगर यहाँ पे 85 है, ठीक है मार्क, तो ये वाला कंडीशन तो फॉल्स रहेगा, बट ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेड में बी स्टोर हो जाएगा। और मान लो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, उस केस में ग्रेड सी स्टोर हो जाएगा। और सेम यही चीज टर्नरी ऑपरेटर में भी यहाँ पे एक्सप्रेशन में वही हो रहा था। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो यही ऐसे ही किया है तुम लोगों ने या कुछ गलत कर दिया एग्जाम में? सर मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही की हूँ, पर अभी याद नहीं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद व्हाट हैपन व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक। क्या होता है अगर ब्रेक स्टेटमेंट स्विच ब्लॉक में एब्सेंट है तो? ऑल थ्रू सिचुएशन आती है ना। ठीक है, करेक्ट। तो बस वही यहाँ पे बता देना था। डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ऑब्जेक्ट हैविंग मेनी फॉर्म इन द सेम नेम। करेक्ट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म विद रेफर्ड विद द सेम नेम। देन यहाँ पे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑपरेटर। ये मतलब इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है? तो दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक मॉडुलस ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर, है ना। यस सर। अब यहाँ पे एक मैथ का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट करना है जावा एक्सप्रेशन में। सर ये 7 नंबर मेरा गलत हो गया। क्यों? इसमें तुमने क्या लिख दिया? मैं मॉडुलस बस लिख के आई हूँ। अच्छा, मॉडुलस के साथ अगर ये भी लिख देती कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है तो क्या चला जाता। चलो ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये भी बहुत इजी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 5 इंटू, फिर यहाँ पे मैथ पावर यूज कर सकते हो या x इंटू एक्स 3 टाइम कर सकते हो ना, प्लस इसको मैं करके दिखाऊं क्या कैसे करना है या बनेगा तुम लोग से? यस सर। तुम मुझे एक्सप्रेशन बताना कि क्या लिखा हुआ है पूरा बताओ। z इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2y डिवाइड बाय रूट प्लस y। x प्लस वाई ये लिखा हुआ है बस। यस सर। इसको हमें कन्वर्ट करना है जावा एक्सप्रेशन में। तो ठीक है, करते हैं। z इक्वल 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे x इंटू एक्स लिखो या मैथ डॉट पावर भी यूज कर सकते हो।
ठीक है ना। तो यहाँ पे x ये कर सकते हो, ठीक है, प्लस 2 y, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें डिवाइड लगाना है और यहाँ पे मैथ डॉट SQRT और किसका स्क्वायर रूट x प्लस वाई का, बस सेमीकोलन लगाओ, हो गया। ठीक है, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, इस जगह पे तुम लोग क्या यूज कर सकते थे, ये चीज भी लिख सकते हो, मैथ डॉट पाओ लिखी हूँ x, 3, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट रहते हैं। तो ये बन गया होगा सभी से। यस सर। Assertion: the mean to recognize the type of data involved in the operation is known as data type, ठीक है। और reason: the non-primitive data type is used to store the memory address of an object. अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। तो देखो, जो assertion दिया हुआ है the mean to recognize the type of data involved in the operation known as data type, बिल्कुल सही है भाई। डेटा को रिकॉग्नाइज करने का, टाइप ऑफ डेटा रिकॉग्नाइज करने के लिए जो ऑपरेशन में यूज हो रहा है, वो जो करने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं वही तो है डेटा टाइप, करेक्ट ही ना। बट जो रीजन दिया हुआ है इसमें, वो रीजन गलत है ना। रीजन क्या दिया हुआ है, द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए वो डेटा टाइप है नहीं। तो यहाँ पे असर्शन जो है ए वो ट्रू है, बट रीजन जो है उस असर्शन के ट्रू होने का रीजन वो गलत है। सी नंबर करेक्ट। तुमने क्या लिखा, सी नंबर। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में देखते हैं नेम 2 जंप स्टेटमेंट एंड देयर यूजेस, ठीक है। तो 2 जंप स्टेटमेंट बताने थे और उनका यूज। तो भाई तुम्हें ब्रेक स्टेटमेंट पता है कि ब्रेक स्टेटमेंट हमारा जंप स्टेटमेंट है, रिटर्न, कंटिन्यू, है ना। यस सर। तो कोई भी तीन तो पता ही है, रिटर्न हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू। तो ब्रेक को अच्छी तरह से तुम्हें पता ही है कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कंटिन्यू का हम वहाँ पे किसी आइट्रेशन में हम कोई पार्ट स्किप करना चाहते हैं, कंटिन्यू, है ना। या फिर तुम कंटिन्यू नहीं, इसमें रिटर्न स्टेटमेंट इज जंप स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द मेथड। तो ये तुम लोग लिख के आए हो, बन गया है या नहीं? यस सर, मैं ब्रेक और रिटर्न लिख के आई हूँ। ठीक है, परफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर? अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से क्या समझते हो, बताओ, क्या लिखा है, क्या पता है तुम लोगों को? क्या ये वाला नहीं बना? नहीं बना? अरे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से हम ये देखते हैं कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा बाद में, प्रायोरिटी। हाँ सर, अपने से बना के लिखी हूँ, बाकी सही है कि गलत ये नहीं बना। अगर तुमने यही चीज लिखा है, तुमने प्रॉपर सेंटेंस सही लिखा है, सब सही है। यस सर। ठीक है। The precedence of operator is used to check which operator is executed first. ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम है, ये इस तरह के प्रोग्राम हमने, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एफएल्स का है ना, और इस तरह के प्रोग्राम हमने सॉल्व किए थे। इस तरह का तो किया ही था। देन उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड चेक प्रिंट वेदर द नंबर, पैरेंट। ये प्रोग्राम हमने सॉल्व नहीं किया था, बट ये लूप है, ठीक है ना। बन गया है या नहीं ये बताओ? नहीं सर, इसमें से 4 करने थे तो मैं ये वाला नहीं की। अच्छा, कितने 4 क्वेश्चन करने थे? यही 4। ये वाला पैलेंड्रोम लेकिन बहुत इजी है, अभी हम लूप में इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं था ये। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डिजिट बिटवीन 0 to 9 यूजिंग स्विच एंड नेम। हाँ, ये तो इजी था, नंबर के नेम प्रिंट करने थे। अगर 0
आया तो मैसेज ZERO ऐसे 0 प्रिंट हो जाए, 1 आया तो O यानी ऐसा, ये भी नहीं बना। ये वाला बन गया। इजी था ये भी। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक डिस्प्ले द नंबर इज नेवन नंबर और नेवन नंबर इज दैट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इट्स सम ऑफ द डिजिट, ये भी लूप से ही बनेगा। ये वाला नहीं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर M1 M, अच्छा ये तो हमने किया ही था, किया था क्या? यस यूजिंग ऑपरेटर हमें लार्जेस्ट फाइंड करना था एंड स्मॉलर, ये बन गया होगा। तो तुमसे ये बना और पहला ये वाला बन गया था। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर सीरीज वाला करी हूँ सर, पर मुझे लग रहा है कि गलत है। मुझे भी लग रहा है कि नहीं बना होगा, खैर कोई ना। बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं गया, है ना? यस सर। चलो लक्ष्य से तो शायद बोल रहा था कि बन गया है पेपर। अच्छा तो ये था पेपर का डिस्कशन, ये सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा भी देख लेते हैं डू व्हाइल लूप, जो कि हमारा एक लास्ट लूप बचा हुआ है एग्जिट कंट्रोल लूप का, ठीक है? डू व्हाइल लूप। सो डू व्हाइल लूप हमारा एक किस टाइप का लूप है? एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये हमारा किस टाइप का लूप है? एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप किसे कहते हैं? जहां पे कंडीशन नहीं पहले चेक होती, पहले वो बॉडी में आ जाएगा कंट्रोल, एग्जीक्यूट कर देगा बॉडी, और बाद में लास्ट में एकदम कंडीशन चेक होती है, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस बॉडी में जाएगा, अदरवाइज नहीं से एग्जिट होता हुआ बाहर चला जाएगा, टर्मिनेट कर देगा, है ना? तो डू व्हाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। और इसका जो सिंटेक्स है, ठीक है, वो कैसे है काम करता है? तो सबसे पहले हम डू एक कीवर्ड है, ठीक है, डू लिखते हैं और उसके बाद इसका बॉडी कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, यहाँ पे स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट होंगे, और अपडेट स्टेटमेंट भी यहीं पे होगा। जैसे वाइल लूप में बॉडी के अंदर अपडेट स्टेटमेंट रहता था, वैसे ही डू वाइल लूप में भी डू यानी डू के बाद वो जो बॉडी बनती है वही चीज़ हमारी रिपीट होती है, वो मेन बॉडी यही है, ठीक है? और कंडीशन के लिए फिर ये बॉडी के जस्ट बाद हम लिखते हैं वाइल, और यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन, और यहाँ पे देखो लास्ट में सेमी कॉलन जरूर लगाना है, वाइल कंडीशन और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है? इनिशियलाइजेशन हमारा यहाँ पे पहले होगा, ठीक है? तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, देन डू का पूरा बॉडी बनेगा, और यही चीज़ हमारी रिपीट होगी बार बार जब तक कंडीशन ये वाली वाइल वाली ट्रू होगी। तो कैसे काम करता है अभी? अच्छा ये सिंटेक्स समझ आया ना, क्लियर है? ये स्टेटमेंट हमारे बार बार रिपीट होंगे, जो मैंने यहाँ एड्रेस लिख दिया है, और यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है वो हम कराएंगे। ये है डू व्हाइल लूप का बेसिक सा सिंटेक्स। सिंटेक्स में भी किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर जो ये वाइल वाला कल रिवर्स वाला प्रोग्राम बनाए थे, उसके कंडीशन के बाद उसमें भी सेमीकोलन लगाना है? नहीं, देखो वाइल में हमें सेमीकोलन नहीं लगाना होता, हम डू वाइल में यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेट करते हैं, बट यहाँ जब वाइल लिखते हैं, वाइल लूप की बात करें, तो यहाँ पे कंडीशन होगी और यहाँ पे स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट स्टेटमेंट कुछ भी, बट यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना वाइल लूप में, ठीक है? वाइल लूप का सिंपल सिंटेक्स है, ऐसा ही रहेगा, यहाँ कहीं सेमीकोलन नहीं लगता, बट यहाँ डू वाइल में जब लास्ट में हम वाइल और कंडीशन लिखते हैं, इसके बाद या लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पे लगाना होता है। समझ आया? यस सर। तो ये था डिफरेंस। अभी ये सिंटेक्स को दिमाग में बैठा लेना डू वाइल का। ऐसे ही सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग पॉइंट बाहर ही हमें डिक्लेयर करना है, सेम एज वाइल लूप की तरह, है ना? वाइल लूप में भी हम पहले ही करते हैं। इसके बाद डू एंड उसकी बॉडी, यानी ये चीज़ हमें टास्क परफॉर्म करना है, डू, है ना, रिपीट करना है, ये बॉडी होगी मेन, और इसी के अंदर हमारे स्टेटमेंट होंगे और हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी अपडेट स्टेटमेंट होगा, और बॉडी क्लोज होने के जस्ट बाद वाइल और कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, और ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा डू वाइल का सिंटेक्स। अब अगर इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझें कि मान लो मुझे 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट कराना है ना? तो मैं डू वाइल लूप का यूज़ करके कैसे कर सकता हूँ? तो चलो करके देखते हैं।
सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से लेकर अगर हमें 5 तक प्रिंट कराना है तो स्टार्ट तो मुझे 1 से करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन किया इंट i इक्वल 1, देन डू, और डू की बॉडी में मैंने क्या किया, प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई को, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देन आई को हमें अपडेट भी करना है, इंक्रीमेंट। इसके बाद डू का बॉडी क्लोज, और यहाँ पे लिखेंगे वाइल हमारा जो आई है जब तक लेस देन और इक्वल है 5 के तब तक इसको चलाओ और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब देखना ये कैसे चल रहा है, इंट आई इक्वल 1, यानी आई की वैल्यू होगी 1, डू अंदर आएगा, यहाँ कोई कंडीशन चेक किया क्या, नहीं चेक किया, सीधा अंदर आ गया और इसको ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दिया, यानी कि ये आई की वैल्यू प्रिंट करा दिया, क्या 1 प्रिंट करा दिया, और इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो आई हमारा इंक्रीज हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। अब बाहर आके कंडीशन चेक करेगा, यानी आई, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या मिली से 2, क्या 2 लेस देन या इक्वल है क्या 5 के, यस लेस देन है, कंडीशन क्या है ट्रू है ना, ट्रू है, तो वापस कंट्रोल यहाँ से बॉडी में एंटर करेगा और वापस ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इसको क्या मिली 2, ये 2 को प्रिंट करा देगा, इसके बाद ये चलेगा तो इंक्रीज कर देगा, वापस से कंडीशन अब यहाँ पे चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई क्या 3, क्या 3 लेस देन है या इक्वल है 5 के, तो लेस देन है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से कंट्रोल अंदर जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट अभी चलेगा फिर से, तो ये फिर से आई की वैल्यू प्रिंट करा देगा। अब आई की वैल्यू क्या इसको मिलेगी 3, और इसके बाद फिर ये इंक्रीज करेगा तो आई की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4, फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इंक्रीज होने के बाद, तो अब आई की वैल्यू हो गई 4, क्या 4 लेस देन है 5 से, यस, फिर से अंदर जाएगा और यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू 4 को प्रिंट करेगा, देन इंक्रीज करेगा, हो जाएगा 5, और फिर से अब कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ 4 से आई की वैल्यू होगी 5, क्या 5 लेस देन है 5 से, नो, बट 5 इक्वल है 5 की, यस, कंडीशन अभी भी ट्रू, फिर अंदर जाएगा, आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 5, और इसके बाद ये इंक्रीमेंट चलेगा, हो जाएगा 6, और फिर से इंक्रीज होने के बाद फिर से वाइल लूप के बाहर यहाँ पे कंडीशन चेक करने आएगा। अब यहाँ आई की वैल्यू हो गई है 6, है ना, तो क्या 6 लेस देन है क्या 5 से या इक्वल है क्या 5 के, नहीं, यहाँ पे हो गई कंडीशन फॉल्स और यहीं से ब्रेक हो जाएगा, अब दोबारा ये अंदर नहीं जाएगा, लूप यहीं पे टर्मिनेट हो गया, है ना। तो ये जो है सिंपल डू वाइल का यूज़ करके मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग प्रिंट करा दी। इस तरीके से डू वाइल काम करता है, क्लियर है, समझ आया? यस सर। अब डू वाइल में एक खासियत और है, मान लो हमारे पास फॉर लूप की बात करूं मैं या वाइल लूप की बात करूं जो कि हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है, अगर फर्स्ट टाइम ही हमारी उसकी कंडीशन जो है गलत है यानी फॉल्स है, तो ये क्या वो कुछ आउटपुट में देगा क्या, बताओ? नो सर, कुछ भी नहीं देगा। बट अगर डू वाइल में अगर हमारा कंडीशन फर्स्ट टाइम ही गलत हो जाता है फिर भी एटलीस्ट 1 टाइम इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। देखना मैंने बोला आई ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, बट यहाँ आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन उसके बाद भी एक बार ये बॉडी तो चलनी ही है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले तो ये बॉडी में ही अंदर आता है ना और चलाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले डू की बॉडी में एंटर कर जाएगा बिना कुछ पूछे, बिना कोई कंडीशन चेक किए, और आई की वैल्यू क्या प्रिंट करा देगा 1, और आई को इंक्रीज कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखेगा क्या 2 ग्रेटर देन है 10 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो अब दोबारा नहीं जाएगा अंदर। बट देखो फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स हो गई है लेकिन दोबारा अंदर अब नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट 1 टाइम तो ये चला है, चला कि नहीं चला? यस सर। बस तो ये चीज़ है कि कंडीशन एक फॉल्स होने के बाद भी मिनिमम एक बार डू वाइल लूप तो चलता ही है, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है ना। तो बन जाएगा डू वाइल लूप भी, यस सर। बताओ। आओ थोड़ा सा इसका थ्योरी देखते हैं। डू वाइल लूप, the do while loop is also suited for problem where the number of iteration are not known, यानी सिमिलर है एकदम वाइल लूप की तरह कि वाइल लूप का भी यूज हम कब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता होता कि कितनी बार लूप चलाना है।
सेम चीज हम डू वाइल के साथ भी करते हैं। डू वाइल का यूज भी हम तभी करते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता होता है ना, पहले से हमें नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलाना है, तो उस केस में हम डू वाइल का भी यूज कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस, अब वाइल और डू वाइल इनमें डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप इज दैट फॉर एंड वाइल इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, सबसे मेन चीज तो वही है। दूसरा, फॉर एंड वाइल लूप अलाउ द आइटरेशन टिल द कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। Whereas the do while loop perform the one task unconditionally, मतलब एक टास्क वो बिना किसी कंडीशन के परफॉर्म करता है, जो कि अभी हमने देखा। फर्स्ट टाइम वो कोई कंडीशन नहीं देखता, सीधा टास्क परफॉर्म करता है, बॉडी में आता है, एग्जीक्यूट करता है ना? यस और नो? यस सर। एंड द कंडीशन इज चेक, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करता है व्हेन द कंट्रोल एग्जिट द लूप, जब लूप को एग्जिट कर रहा होता है कंट्रोल, उस टाइम पे वो चेक करता है कंडीशन। It is also called as indefinite loop, ठीक है? The loop that execute one or more statement till the condition is true and terminates the iteration when the condition is false is known as do while loop. The do while execute once without any condition check, यानी सिंपल है, अभी हमने करके देखा है ना कि do while loop एक बार तो बिना कंडीशन चेक किए चलता है ना, ओनली वन टाइम। ये इसका सिंटेक्स है। इनिशियल वैल्यू डू की बॉडी होगी, यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, अपडेट स्टेटमेंट होगा, है ना, और लास्ट में फिर वाइल और यहाँ पे कंडीशन और सेमीकोलन मस्ट बी यूज। देखो लिखा सेमीकोलन मस्ट बी यूज, यहाँ पे करना ही है। और यहाँ पे देखो द डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। नोट दैट द वाइल लूप रिटर्न बूलियन डेटा टाइप ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ये तो हमने कल भी देखा था, ठीक है। अब note that the initial value, test condition and update statement are three component of the loop. Each component of loop has specific role to play, ठीक है। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर एक लूप के साथ जो ये तीनों कंपोनेंट होते ही हैं, बस प्लेस अलग अलग हर जगह हो सकता है ना। अब यहाँ पे ये लूप क्या कर रहा है? अगर ये एग्जाम्पल को देखो तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, 1 से लेकर लूप चलेगा और अगर कंडीशन देखो तो ये मैक्स 3 टाइम आगे जाएगा, 3 तक, और इंक्रीमेंट हो रहा है 1 करके। तो ये क्या करेगा आउटपुट में क्या देगा? फर्स्ट टाइम अंदर आएगा, बुक को प्रिंट किया और एक्स को इंक्रीज किया, हो गया 2 लेस देन है क्या 3 से? यस। फिर अंदर जाएगा, फिर बुक को प्रिंट करेगा, हो जाएगा इंक्रीज होगी एक्स की वैल्यू 3, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 3 लेस देन है या इक्वल है 3 के? हाँ इक्वल है, कंडीशन फिर से ट्रू, फिर अंदर जाएगा, फिर से प्रिंट लाइन बुक स्ट्रिंग एज इट स्प्रिंग प्रिंट कराएगा और एक्स को इंक्रीज करेगा, एक्स हो जाएगा 4, क्या 4 लेस देन इक्वल है क्या 3 के? नहीं, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। यानी ये जो एग्जांपल है ये आउटपुट में 3 टाइम बुक प्रिंट करेगा, सही है? यस सर। ये बुक तुम लोग को रीड करना है, जो थोड़ा बहुत थ्योरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है वाइल लूप एंड डू वाइल को। तो यहाँ पे वाइल लूप का एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है 4 से, है ना, और जब 4 से स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन दी हुई है कि लेस देन होना चाहिए 3 से, बट एक्स क्या लेस देन है क्या 3 से? नहीं, तो यहाँ पे कुछ आउटपुट ही नहीं आने वाला, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसका कंडीशन फॉल्स हो गया। वही चीज़ मैं अभी उतने टाइम पढ़ाते टाइम पूछ रहा था, है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बट अगर डू वाइल की बात करें तो यहाँ पे भले ही कंडीशन फॉल्स है, बट एक बार तो बिना कंडीशन के डू की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 4 प्रिंट कर देगा, बट उसके बाद फिर जब कंडीशन चेक करेगा तब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो दोबारा नहीं जाएगा, है ना? यस सर। सही है ना? यस। फॉरवर्ड लूप यानी सिंपल जो अभी पढ़ रहे थे, एक एक करके आगे बढ़ना, या 2 स्टेप इंक्रीज करना या 3 स्टेप जो भी है, बट आगे की ओर बढ़ना, लेस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू की ओर बढ़ना एक एक करके, ठीक है। हम रिवर्स लूप भी यूज कर सकते हैं डिक्रीज करते हुए। कैसे करेंगे? कैसे करोगे? अगर मुझे प्रिंट कराना है रिवर्स काउंटिंग, कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे इसी में अपडेट करता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे 10 से लेकर 1 तक जाना है, तो यहाँ 10 से स्टार्ट किया और यहाँ पे प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस करूँगा, और यहाँ पे कंडीशन जो हमारी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल 1 हो जाएगी। बस इतना करेंगे, ये हमारा अब 10, फिर डिक्रीज करके 9 ऐसे प्रिंट कराएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे, ये आउटपुट देगा ये वाला। ये रिवर्स लूप हमने चला दिया। यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत? नो सर। तो
बुक पढ़ना थोड़ा सा, और ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनको थोड़ा थोड़ा समझना है, देखना है, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं कुछ चीज़। अब नेस्टेड वाइल एंड नेस्टेड डू वाइल, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेस्टेड फॉर में क्या होता था, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप होना। अगर हम नेस्टेड वाइल लूप की बात करें तो मान लो एक वाइल लूप है, ठीक है, इसके अंदर हमें दूसरा वाइल लूप मिल गया, तो ये हमारा नेस्टेड वाइल लूप हो जाएगा। सेम यही चीज़ हमारे पास डू, ठीक है, और इसके अंदर आया दूसरा डू मिल गया, है ना। ये क्लोज हुआ तो यहाँ इसका वाइल होगा, एंड देन ये क्लोज हुआ तो यहाँ इसका वाइल होगा। तो ये जो है ये है हमारा नेस्टेड डू वाइल और ये है हमारा नेस्टेड वाइल। इन दोनों को ना हम कल देखेंगे कि नेस्टेड डू वाइल कैसे काम करता है, नेस्टेड वाइल कैसे काम करता है, ठीक है। इन दोनों को हम ओके सर। ओके, यू कैन लीव नाउ। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सर।